नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनावों में कांग्रेस ने बीजेपी की घेराबंदी तेज कर दी है। इस घेराबंदी में बीजेपी की छटपटाहट साफ महसूस की जा सकती है या साफ महसूस की जा रही है, कह सकते हैं। आपको बता दूं कि आज मोदी जम्मू में थे कहें जम्मू कश्मीर के, और वहां उन्होंने एक बार फिर राष्ट्रवाद का मुद्दा छेड़ते हुए सर्जिकल स्ट्राइक की याद दिलाई बात की। 8 साल पहले की घटना का जिक्र मोदी को अब फिर से करना पड़ रहा है, और इसी से समझ में आता है कि बीजेपी के पास अब जनता के सामने कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो फिर से राष्ट्रवाद के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को भटकाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस बीजेपी को बार बार मुद्दों पर खींच लाती है। आज ये काम प्रियंका गांधी ने किया। आपको बता दूं कि आज जम्मू में प्रियंका गांधी की रैली थी, जिसमें प्रियंका गांधी ने एक तरफ अपनी दादी को याद किया तो दूसरी तरफ बीजेपी को बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, अडानी, अंबानी के नाम इन तमाम मसलों पर घेरा है। क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने, आइए जरा पहले सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सुनिए जरा प्रियंका गांधी को। शायद मालूम नहीं होगा, मेरी दादी इंदिरा जी की हत्या से 4-5 दिन पहले हम लोग घर पे बैठे थे। मैं 12 साल की थी, राहुल जी 14 साल के थे। अचानक दादी ने कहा, बड़ा दिल कर रहा है कश्मीर जाने का। जो चिनार के पेड़ हैं, पतझड़ के समय जो गिरते हैं, मैं उन्हें देखना चाहती हूं। तो हम दोनों बच्चे थे, बहुत खुश हुए, चलो दादी के साथ कश्मीर चलेंगे। तो दादी हमें कश्मीर लाई। पहली बार मुझे खीर भवानी के मंदिर में ले गई। उसके बाद एक बड़े आध्यात्मिक गुरु थे उनके, पंडित लक्ष्मण जी, उनका आश्रम होता था श्रीनगर में, वो वहां गई। फिर हम दिल्ली आए। 3-4 दिन बाद ही उनकी हत्या हो गई, वो शहीद हो गई। तो अक्सर मुझे लगता है कि कैसा बुलावा था ये, कि एकदम अपनी हत्या से 4-5 दिन पहले अचानक बोली मुझे कश्मीर जाना है। ये अपनी धरती का बुलावा था। ये माता का बुलावा था कि वो खीर भवानी गई। पहली बार अपने दोनों पोती पोती को वहां ले गई, और उसके बाद से जब भी मैं श्रीनगर जाती हूं, मैं जरूर खीर भवानी माता के यहां जाती हूं और अपनी दादी को याद करती हूं। तो प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। यहां एक इमोशनल टच देने की कोशिश, अपनी पुरानी बातों को याद करने की कोशिश प्रियंका गांधी कर रही थी। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा है कि जम्मू कश्मीर देश का शिखर है। प्रकृति ने आपको सुंदरता, संसाधन, बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु दिए जो यहां से चले गए और देश विदेश में धर्म और शांति की बात की। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने जम्मू कश्मीर को अपने राजनीतिक शतरंज का मोहरा बना दिया। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नीतियां नहीं बनती, जो बनती भी हैं वो देश में राजनीति करने के लिए बनाई जाती हैं। ये तमाम बातें भी प्रियंका गांधी ने कही। प्रियंका गांधी ने और भी बहुत कुछ कहा। एक बाइट और सुनते हैं प्रियंका गांधी की, और जरा समझते हैं कि प्रियंका गांधी जब आज पहली बार जम्मू कश्मीर और खासकर हरियाणा, इन दोनों राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, इन दोनों चुनावों में जब ये उतरी हैं तो उन्होंने कितनी तैयारियां और कितनी बातें लेकर इन राज्यों में वो आई हैं, ये समझना जरूरी है। इसलिए क्योंकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक प्रमुख चेहरा कह लें, ये दोनों कांग्रेस पार्टी में हैं और इनकी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता देखते हैं। और खासकर जब विधानसभा चुनाव, खासकर या चुनाव कोई भी हो, उन चुनावों में इन दोनों नेताओं को सुनने के लिए इनके जो समर्थक हैं, जो वोटर्स हैं, वो जरूर इंतजार करते हैं। आइए जरा एक बाइट और सुनते हैं प्रियंका गांधी की। दरअसल ये देश का शिखर है। प्रकृति ने आपको सब कुछ दिया, सुंदरता, संसाधन, बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु जो यहां से चले और सिर्फ अपने देश भर में नहीं लेकिन दूसरे देशों तक गए और धर्म की बात की, अमन चैन की बात की। आपके पास सब कुछ था, एक धार्मिक परंपरा,
जैसे मैंने कहा, प्राकृतिक सुंदरता, संसाधन, और शायद ये दुनिया का तरीका है, दुनिया का स्वभाव है कि जब किसी के पास सब कुछ होता है तो जिसकी नीयत ठीक नहीं होती है वो उसे छीनने की कोशिश करता है, उसका इस्तेमाल करता है। एक तरह से भाजपा के नेताओं ने जम्मू और कश्मीर को अपने राजनीतिक शतरंज का मोहरा बना दिया है। यहां के लिए नीतियां नहीं बनती, आपके लिए नीतियां नहीं बनती, आपके प्रति जो नीतियां बनती हैं वो देश में जज्बातों को उभारने के लिए, राजनीति करने के लिए बनाई जाती हैं। तो जो नीतियां हैं वो राजनीति करने के लिए बनाई जाती हैं, ये बात कह रही हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने यहाँ जम्मू कश्मीर को, खासकर जो कश्मीर का एरिया है उसको देश का शिखर बताया, और उसके साथ साथ कैसे यहाँ बीजेपी यहाँ के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये बात प्रियंका गांधी यहाँ बता रही थी। तो इधर प्रियंका ने बीजेपी को घेरा, तो उधर राहुल गांधी ने आज बीजेपी के सामने एक दूसरा मोर्चा खोल दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी ने तमिल मछुआरों की रिहाई का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी ने लिखा है कि मैं आपको 37 तमिल मछुआरों द्वारा उनकी नावों को जब्त करने की बात जो है वो लिख रहा हूं, और करने के संबंध में लिख रहा हूं, और आपसे आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि कृपया इस मामले को श्रीलंकाई अधिकारियों के समक्ष उठाएं और मछुआरों और उनकी नावों की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करें। ये बात कह रहे हैं राहुल गांधी, और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि राहुल गांधी आप जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं, और ऐसे में ये बात राहुल गांधी का लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और अपनी इस जिम्मेदारी को वो बखूबी निभा रहे हैं, तभी वो केवल चुनावी बातें न करके बल्कि जनता की बात सरकार के सामने उठा रहे हैं। अब एस जयशंकर राहुल गांधी की चिट्ठी का कोई जवाब देते हैं या इसमें भी नड्डा जी ही जवाब देंगे, ये देखना होगा, क्योंकि नड्डा जी ही जवाब देने लगे हैं। पिछले दिनों आपने देखा, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखिए तब भी नड्डा जी जवाब देते हैं, और एस जयशंकर को जवाब कुछ लिखिए तो क्या उसका जवाब भी नड्डा जी देंगे, ये यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा। वैसे बीजेपी के लिए इस समय किसी के भी उठाए सवालों के जवाब देना बहुत मुश्किल हो रहा है दोस्तों। आज उमर अब्दुल्ला ने स्टेटहुड यानी कि पूर्ण राज्य जम्मू कश्मीर को वाले मुद्दे पर भी मोदी के लिए सवाल सामने रख दिए हैं और मोदी से कुछ सवाल पूछे भी हैं। आइए जरा उमर अब्दुल्ला को सुन लेते हैं, क्या कुछ कहा है उन्होंने, और फिर चर्चा आगे बढ़ाते। सुनिए जरा। इलेक्शन के फौरन बाद बार बार तकरीरों में वजीर आजम साहब ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। अभी तक बीजेपी में से कोई हमें समझा भी नहीं पाया कि रियासत का दर्जा हमसे छीना क्यों गया, हमें यूटी बना के हमें फायदा क्या मिला। लेकिन चलिए, हम इलेक्शन के बाद दोबारा रियासत का दर्जा हासिल करने के लिए इंतजार करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता इसमें कोई चूक हुई या देरी हुई, एक तो कांग्रेस की तरफ से तो ये उन्होंने अश्योर किया है कि बाकी मुल्क पे इस चीज पे एहतजाज होगा, लेकिन हम इंतजार नहीं करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, और जिस तरह ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत हिंदुस्तान को मानना ही पड़ा, हिंदुस्तान की हुकूमत को, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा स्टेटहुड भी वहां से रिस्टोर होगा, अगर कि मोदी सरकार ने हमें नहीं दिया। तो स्टेटहुड के मामले पर, पूर्ण राज्य के दर्जे के मामले पर जम्मू कश्मीर के लिए जो बात रख रहे थे यहां उमर अब्दुल्ला, वो आप सुन रहे थे। तो उधर उमर अब्दुल्ला अपनी बात रख रहे थे श्रीनगर में, तो इधर जम्मू में प्रियंका गांधी अपनी बात रख रही थी। प्रियंका गांधी की 2 बाइट आपने सुनी, एक बाइट जरूर आपको और सुनाना चाहता हूं जिसमें वो बेरोजगारी की बात कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है, हालांकि ये मुद्दा पूरे देश में है, लेकिन बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पे वह, हालांकि इन्होंने अग्निवीर का मसला भी रखा, यहां पर बिजली की जो कटौती और उसकी जो तकलीफ है उसका मुद्दा भी उठाया प्रियंका गांधी ने। लेकिन जरा सुन लेते हैं यहां बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। खेती में रोजगार बनते थे,
आज नहीं बनते हैं। सबसे ज्यादा रोजगार हमारे देश में, हमारी देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो छोटे कारोबार हैं। ये सारी दुकानें जो मुझे यहां से दिख रही हैं, आप रोजगार दिलवाते थे। ये छोटे छोटे बिजनेस जो अपना कुछ बना दिया, कानपुर में लेदर का बिजनेस था, आगरा में कोई और बिजनेस, मुरादाबाद में पीतल का बिजनेस, यहां जम्मू में और बिजनेस, सारे तमाम ऐसे बिजनेस बंद हो रहे हैं। तो रोजगार वहां से भी नहीं मिलेगा। तो कौन सी स्कीम है इनके पास रोजगार दिलवाने की? सिर्फ स्कैम, पेपर लीक, अग्निवीर जैसी फिजूल की स्कीमें। और ऊपर से क्या होता है, आप माताएं हैं, नौजवान बच्चे हैं, मैंने कहा मेरे भी नौजवान बच्चे हैं। जब बच्चे में ये नाउम्मीद हो जाती है कि मेरे भविष्य में कुछ नहीं है, मैं कमा नहीं पा रहा हूं, घर पे बैठा रहता है, तब ड्रग्स फैलते हैं। चिट्टा कितना फैल गया है जम्मू कश्मीर में, कोई बात भी करता है इसके बारे में? ये सारे भाजपा के नेता जो आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं, आपकी सच्चाई की बात करते हैं क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि इसकी जड़ क्या है। जड़ बेरोजगारी है, बेकारी है। अगर बच्चे को आप नौकरी देंगे, सुबह से शाम तक काम करेगा, थका हुआ घर आएगा, तो कहां इधर उधर देखेगा? लेकिन बेचारा बेरोजगार बेकार पड़ा रहता है, जो ड्रग की माफियाएं हैं उसके लिए शिकार बन जाता है। तो पूरे समाज में, पूरे देश में, पूरे समाज में, खास तौर से यहां जम्मू में, कश्मीर में ये सब फैल रहा है और इसके बारे में आपके नेता बात भी नहीं करते हैं। तो सुन रहे थे आप यहां प्रियंका गांधी, ड्रग्स का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, नौजवानों का मामला हो, ये सारी बातें कहकर कहीं ना कहीं बीजेपी को घेर रही हैं और चुनाव में ऐसा होना भी चाहिए। उधर जम्मू कश्मीर और हरियाणा में बीजेपी काफी जोर लगा रही है किसी तरह सत्ता में आ जाए इसके लिए, मगर मुश्किलें बढ़ रही हैं बीजेपी की। और वहीं अब चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में भी चुनावी तैयारियों का जायजा लेना शुरू कर दिया है। और महाराष्ट्र का जिक्र होते ही बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ने लगती हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में आज एक नया रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट ये है कि आज मुंबई विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव के नतीजे आए हैं, जिसमें शिवसेना यूबीटी की युवा शाखा जो है, यूथ विंग, युवा सेना ने सभी 10 स्नातक सीटें हासिल कर ली हैं, जीत ली हैं। और आरएसएस या कहें तो बीजेपी से जुड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को आसानी से शिवसेना यूबीटी का ये जो स्टूडेंट विंग है वो उसने हरा दिया है। इस जीत से उत्साहित आदित्य ठाकरे ने कहा है कि सभी सीटों पर उनकी पार्टी की जीत तो बस शुरुआत है। इस तरह की जीत आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी दोहराई जानी चाहिए। उद्धव ठाकरे के आवास, ये आप देख रहे हैं, मातोश्री के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा है कि सीनेट चुनाव के लिए मतदान केवल मुंबई में ही नहीं हुआ, बल्कि ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले में भी मतदान हुआ है और ये जीत उनकी पार्टी के प्रभाव को दर्शाती है। ये बात आदित्य ठाकरे कह रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा है कि हमने दिखा दिया कि जीत क्या होती है, ये शुरुआत है, हमें विधानसभा में भी ऐसी ही जीत दर्ज करनी है। तो महाराष्ट्र से लेकर दोस्तों तमिलनाडु और हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर तक हर तरफ आप देखिए बीजेपी फंसी हुई दिख रही है। ऐसे में क्या मोदी के राष्ट्रवाद या हिंदुत्व के पैंतरे बीजेपी को बचा पाएंगे? उधर आज हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और घोषणा पत्र के जरिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने जो 7 वचन दिए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें महिलाओं, पहलवानों, किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों, इन सब का जिक्र है। उसमें इन सब से भी बीजेपी कहीं ना कहीं फंसी हुई नजर आती है।